हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट करने से पहले एक बार वापस बात करें, प्राइस और डिमांड का जो हमने रिलेशन पढ़ा है वो तीन अलग अलग फॉर्म में पढ़ा। पहले मैंने वही रिलेशन किया एक डेफिनेशन के फॉर्म में, जिसे नाम दिया गया लॉ ऑफ डिमांड का, विच स्टेट्स देयर इज इनवर्स रिलेशन between price and quantity demanded. If price reduces, then quantity demanded rises, and if price increases, then quantity demanded falls. फिर मैंने यही रिलेशन एक्सप्रेस किया टेबुलर फॉर्म में। जब प्राइस 10 रुपए, क्वांटिटी है 50, प्राइस हो गई 20, क्वांटिटी हो गई 40। फिर मैंने यही रिलेशन एक्सप्रेस किया ग्राफ के फॉर्म में इस तरीके से, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सेस पे प्राइस। अब सेम मुझे यही रिलेशन एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू में प्रेजेंट करनी है, जिसे नाम दिया गया डिग्री का। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहीं ना कहीं एक ऐसा टूल है जो मेरे लॉ ऑफ डिमांड वाली एप्लीकेशन को या लॉ ऑफ डिमांड को वापस अप्लाई करेगा, और अप्लाई करने के बाद एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करेगा, जिसे नाम देंगे डिग्री का। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? अ टूल विच इज यूज्ड टू मेजर डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। हमें रेस्पॉन्सिवनेस की डिग्री मेजर करनी है। और कौन सा रेस्पॉन्सिवनेस? कि रेस्पॉन्सिवनेस है प्राइस गिरेगी तब डिमांड बढ़ेगी। रेस्पॉन्सिवनेस है इनकम यदि गिरेगी, अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड को थोड़ा वायलेट कर दूं, अजम्पशंस फुलफिल नहीं करूं, तो रेस्पॉन्सिवनेस है इनकम यदि गिरेगी तो डिमांड हो जाएगी कम, इनकम यदि बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाएगी। यदि सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस बढ़ती है तब डिमांड बढ़ेगी, यदि प्राइस गिरती है तो डिमांड गिर जाएगी। यदि टेस्ट एंड प्रेफरेंस कस्टमर को अच्छा लगेगा तब डिमांड बढ़ेगी, अदरवाइज डिमांड गिर जाएगी। तो इस तरह का जो रेस्पॉन्सिवनेस है, इस रेस्पॉन्सिवनेस को एक सिंगल डिग्री के फॉर्म में मेजर करना ही कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यदि इस तरह की रेस्पॉन्सिवनेस को मैं केवल प्राइस के साथ कंपेयर करूंगा, तब उसे बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सीधी भाषा में बात करूं तो डिमांड का जो रिलेशन सारे डिटर्मिनेंट्स के साथ है, उस रिलेशन को मैं एक सिंगल डिग्री के फॉर्म में निकालूं, तब बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी डिमांड तीन टाइप का है। प्राइस इलास्टिसिटी, यहां से क्लियर है, प्राइस का रिलेशन होगा, प्राइस में जो चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड में उसका इफेक्ट आएगा। दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी, इनकम में चेंज होगा उसका इफेक्ट आएगा डिमांड के अंदर। और तीसरा है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजमेंट में जो भी इफेक्ट चेंज होगा उसका इफेक्ट आएगा डिमांड में। लेकिन हमें केवल पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें केवल डिस्कस करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो अपनी डेफिनेशन क्या रहेगी? अ टूल which is used to measure degree of responsiveness of the demand for a good to change in its price। हमें केवल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है। तो केवल प्राइस में चेंज होने से कितना चेंज आएगा डिमांड में, इसे डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला टूल है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उम्मीद करता हूं इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब जो प्राइस इलास्टिसिटी है, हमें मेजर तीन मेथड पढ़ने हैं प्राइस इलास्टिसिटी की। पहला मेथड है परसेंटेज, जिसका दूसरा नाम है प्रोपोर्शनेट। अगला मेथड है ज्योमेट्रिक, जिसका दूसरा नाम है पॉइंट इलास्टिसिटी। और तीसरा मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका दूसरा नाम है टोटल आउटले मेथड। इसका दूसरा नाम है टोटल आउटले। आज के लेक्चर में केवल और केवल फर्स्ट मेथड की ही बात करें, जो है परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का है। तो यहां पर हमें डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस निकालनी पड़ेगी कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ प्राइस में चेंज होने के कंपैरिजन में। तो इसका फॉर्मूला आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि कितना परसेंट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ और कितना चेंज हुआ प्राइस में। मैं पहले केवल परसेंटेज चेंज की ही बात करूं, अगर मैं अभी क्वांटिटी डिमांडेड और ये प्राइस वाला पार्ट साइड में रख दूं कि परसेंटेज चेंज निकालते कैसे हैं। सपोज मैंने कोई कॉपी जो लास्ट ईयर खरीदी वो थी 50 रुपए की, लेकिन इस साल वो है 60 रुपए की। अब मैं पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन है कि ये बताइए कितनी वैल्यू से या कितने अमाउंट से इस कॉपी की प्राइस बढ़ गई। तो वो तो आप निकाल दोगे इजिली 10 रुपए से। अब मैं यही पूछूं, बताओ कितने परसेंट से प्राइस बढ़ी है। कुछ लोग कहेंगे सर 10%, कुछ लोग कहेंगे सर 20%, कुछ लोग कहेंगे सर अराउंड 33 16.67, कुछ लोग कहेंगे 10,
कुछ लोग कहेंगे 20, कुछ लोग कहेंगे 16.67, कुछ लोग कहेंगे सर आपने ये तो कह दिया कि कितना परसेंट प्राइस में चेंज हुआ ये निकालो, लेकिन ये तो बताओ किस बेसिस पर वो निकालना है, मतलब किस वैल्यू से मैं कंपेयर करूं, इस 50 रुपए से कंपेयर करूं या 60 रुपए से कंपेयर करूं। तो बच्चों जब भी परसेंटेज चेंज निकाला जाएगा, जो बच्चे निकाल रहे हैं 10%, वो तो बिल्कुल ही गलत है 10%। तो लेकिन जो निकाल रहे हैं 20% और जो निकाल रहे हैं 16.67, वो कहीं हद तक सही है। 20% निकालने वाले वो कंपेयर कर रहे हैं इस 50 रुपए से, 16.67 निकालने वाले वो कंपेयर कर रहे हैं 60 रुपए से। लेकिन हमेशा हमें कंपेयर करना होता है पिछली या फिर पुरानी वैल्यू से। मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, तो वो चेंज निकाला जाएगा नई वैल्यू में से, पुरानी वैल्यू करेंगे माइनस और डिवाइड करेंगे हमेशा पुरानी वैल्यू का। अपने टॉपिक के अंदर जब भी मैं परसेंटेज चेंज निकालूंगा, वो हमेशा पुरानी वैल्यू के बेसिस पर ही निकाला जाएगा। तो मेरा परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला आ गया, नई वैल्यू जो डिनोट कर रहा हूं 1 से, पुरानी वैल्यू डिनोट कर रहे हैं 0 से, डिवाइड बाई पुरानी वैल्यू इंटू 100। परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है तो 100 का करना होगा मल्टीप्लाई। अब मैं आ जाऊं अपने फॉर्मूले में। मेरा फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी डिवाइडेड बाई पुरानी क्वांटिटी इंटू 100, फर्दर डिवाइडेड बाई नई प्राइस माइनस पुरानी डिवाइड बाई पुरानी इंटू 100। यहीं पे कहता है इस फॉर्मूले के आगे माइनस का साइन भी है। माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन है। आज यदि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। आज यदि प्राइस बढ़ गई तो सीधी सी बात क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। तो ये मेरी नई वैल्यू है और ये मेरी दोनों पुरानी ये मेरी पुरानी वैल्यू और ये मेरी नई वैल्यू। फॉर्मूला है नई माइनस पुरानी, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो ये तो आ जाएगा 10 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे 25 माइनस 30 करोगे तो आ जाएगा -5। तो इसका मतलब ये वैल्यू मेरी नेगेटिव निकल के आएगी, और इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आगे माइनस का साइन है। इस फॉर्मूले को आगे और सॉल्व किया जाए, अगर ये फॉर्मूला थोड़ा आगे सॉल्व और करें तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन Q0, 100 से 100 चला गया, और डेल्टा P अपॉन P0, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई ओल्ड क्वांटिटी फर्दर डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई ओल्ड प्राइस। और सॉल्व करें आगे, चेंज वाली एक साइड, या पहले डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q0 मल्टीप्लाई बाई P0 डिवाइडेड बाई डेल्टा P। अब चेंज वाले एक साइड और ओल्ड क्वांटिटी एक साइड। तो मेरा जो फाइनल फॉर्मूला है वो आ गया डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P0 अपॉन Q0। मेरा फाइनल जो फॉर्मूला है, एग्जाम में मुझे यदि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो प्रैक्टिकल में ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है, ये वाला भी अप्लाई हो सकता है, और ये वाला भी अप्लाई हो सकता है। डिपेंड करेगा हमें कौन कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू गिवन। ये मैंने सबसे पहला मेथड जो परसेंटेज मेथड है उसका फॉर्मूला आपको ड्राइव कर दिया है कि किस तरह से फॉर्मूला बनेगा। अब इस फॉर्मूले से, अगर इस तरह का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आंसर 5 फॉर्म में आ सकते हैं, 5 प्रकार के आ सकते हैं। अगर कोई भी फॉर्मूला न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो इस तरह के फॉर्मूले से आंसर आ पाएंगे 5 तरह के, या फिर कहूं सीधी भाषा में यहां डिग्री जनरेट होंगी 5। इस फॉर्मूले से 5 तरह की डिग्री जनरेट हो सकती है। पहली डिग्री, जब मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, मतलब मेरा क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज हुआ है वो प्राइस के चेंज के इक्वल है। मेरा 10% ही चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड में, 10% ही चेंज हुआ प्राइस में, तब मेरी डिग्री की वैल्यू आएगी 1। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में चेंज इक्वल है, वैल्यू आएगी 1। जब न्यूमिनेटर में चेंज डिनोमिनेटर से ज्यादा है, न्यूमिनेटर में चेंज डिनोमिनेटर से ज्यादा है, डिमांड चेंज हुई 20% से, प्राइस चेंज हो रही है केवल 15% से, तब ये वैल्यू आएगी मोर देन 1। अगर डिनोमिनेटर का चेंज न्यूमिनेटर से चेंज, न्यूमिनेटर के चेंज के ज्यादा है, अगर डिनोमिनेटर वाला चेंज न्यूमिनेटर से ज्यादा है,
तब आएगी लेस देन 1। अगला, यदि डिनोमिनेटर में कोई चेंज ही नहीं है, केवल न्यूमिनेटर में चेंज है, मतलब प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, पुरानी प्राइस और नई प्राइस इक्वल है, तो वो तो हो जाएगा जीरो। अगर मैं नई प्राइस में से पुरानी प्राइस माइनस करूंगा हो जाएगा जीरो, तो मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा जीरो। और न्यूमिनेटर में यदि जीरो का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, और 5वीं डिग्री होगी इक्वल्स टू जीरो। जब मेरा न्यूमिनेटर मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं आया, तो परसेंटेज मेथड से इस 5 तरह की मैं डिग्री कर पाऊंगा जनरेट। इक्वल्स टू 1, इक्वल्स मोर देन 1, लेस देन 1, जीरो और इन्फिनिटी। इन पांचों डिग्रीज के अलग अलग नाम। जो इक्वल्स टू 1 है इसका नाम है यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन 1 मोर देन यूनिटरी या फिर इलास्टिक, लेस देन 1 लेस देन यूनिटरी या फिर इन इलास्टिक, इक्वल्स टू जीरो परफेक्टली इन इलास्टिक, और इक्वल्स टू इन्फिनिटी परफेक्टली इलास्टिक। वापस बात कर लें, इक्वल्स टू 1 कोई भी फॉर्मूला न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तब उस केस में अंश बटा हर है, तब उस केस में 1 तब आएगा जब दोनों में चेंज है इक्वल। अब इसी फॉर्म को अगर मैं ग्राफ में प्रेजेंट कर दूं, अब दोनों में चेंज इक्वल होने का मतलब प्राइस बढ़ेगी लेकिन डिमांड होगी कम, रेट दोनों की चेंज होनी चाहिए। आप देखोगे तो मेरा प्राइस में चेंज इतना आया है और ऑलमोस्ट वही चेंज डिमांड में हुआ है, तो मेरा डिमांड कर ये आ गया इक्वल्स टू 1 वाली डिग्री का, इक्वल्स टू 1 वाली डिग्री का। दूसरा, अगर प्राइस में चेंज कम है डिमांड में चेंज ज्यादा है, प्राइस में चेंज कम और डिमांड में चेंज ज्यादा, अब दिख रहा होगा साफ साफ, प्राइस में चेंज कम है जबकि डिमांड में चेंज बहुत ज्यादा है, तो इसका जो डिमांड कब आएगा वो कहीं ना कहीं लेस देन 1 वाले के कंपैरिजन, सॉरी इक्वल्स टू 1 वाले के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा फ्लैटर है, फैला हुआ है, तो ये डिग्री आ गई मेरी मोर देन 1। इसके बाद लेस देन 1, प्राइस में चेंज अब होगा ज्यादा और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा कम, इस तरह से। अब जो ग्राफ बनेगा वो कहीं ना कहीं अंदर की तरफ थोड़ा कम फ्लैटर, लेस फ्लैटर होगा, सिकुड़ा हुआ होगा। ये आ गई डिग्री मेरी लेस देन 1। फिर इक्वल्स टू जीरो, जीरो का मतलब जीरो कब आएगा जब न्यूमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर में चेंज होना ही होना है। किसी भी फॉर्मूले से यदि फॉर्मूला न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो इस तरह के फॉर्मूले से जीरो केवल तब आ सकता है जब यहां जीरो होगा, अदरवाइज इस जगह जीरो हो गया वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। केवल न्यूमिनेटर में जीरो होगा, इसका मतलब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं हुआ, केवल चेंज हुआ प्राइस में। क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं हुआ, मेरा क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा एक्स एक्सिस भी तो है, यहाँ कोई भी चेंज नहीं है, प्राइस में चेंज हो रहा है, या तो प्राइस बढ़ जाए या प्राइस हो जाए कम। अगला, जब डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, या तो क्वांटिटी बढ़ जाए या क्वांटिटी गिर जाए, ये आ गई मेरी इन्फिनिटी वाली डिग्री और ये आ गई मेरी जीरो वाली डिग्री। तो ये पांचों डिग्री के ग्राफ कुछ इस तरह से बनेंगे, इक्वल्स टू 1 मोर देन 1 मोर फ्लैटर, लेस देन 1 लेस फ्लैटर, इक्वल्स टू जीरो डिमांड, इसी को बोलेंगे डिमांड कर्व। इक्वल्स टू जीरो डिमांड का विल बी पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, इक्वल्स टू इन्फिनिटी डिमांड का विल बी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, प्राइस है वाई एक्सिस पे, और यहाँ पर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है, डिमांड है एक्स एक्सिस में। तो ये मेरी पांचों डिग्री के अलग अलग 5 ग्राफ। इक्वल्स टू 1 वाली को बोलेंगे यूनिटरी, मोर देन 1 मोर देन यूनिटरी या फिर इलास्टिक, लेस देन 1 लेस देन यूनिटरी या फिर इन इलास्टिक, इक्वल्स टू जीरो परफेक्टली इन इलास्टिक, और इक्वल्स टू इन्फिनिटी परफेक्टली इलास्टिक। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू टाइप में कि जब डिग्री है इक्वल्स टू जीरो तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, तो बताना पड़ेगा, इसका नाम है परफेक्टली इन इलास्टिक। इस फॉर्म में आ जाएगा, व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी डिमांडेड विल नॉट चेंज, तब डिग्री है इक्वल्स टू जीरो या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक। एमसीक्यू टाइप में हो सकता है आपको जीरो लेस देन 1 मोर देन 1 इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में गिवन हो या फिर नाम लिखा हो, तो मुझे हर एक डिग्री का नाम और वैल्यू कौन कौन सी आती है ये पता होना जरूरी है। कोई बड़ा क्वेश्चन आता है 3 या 4 नंबर में, तो वहां पर इस तरह से आ सकता है, सारी डिग्रियां एक ही ग्राफ में एक्सप्लेन करें, तो एक ही ग्राफ में देखें एक्सप्लेन कैसे होगा। जो मोर फ्लैटर है ये होगी मोर देन 1, कम फ्लैटर है ये होगी लेस देन 1, जो समवेयर बिटवीन
मोर देन 1 और लेस देन 1 है वो होगी इक्वल्स टू 1। जो पैरेलल टू दी एक्स एक्सेस है ये होगी इक्वल्स टू दी इन्फिनिटी। पैरेलल टू दी एक्स एक्सेस होने का मतलब प्राइस में कोई भी चेंज नहीं। अब जो है पैरेलल टू दी वाई एक्सेस ये होगी इक्वल्स टू दी जीरो, क्योंकि यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं है। बच्चों ये बात थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पहले मेथड परसेंटेज मेथड के बारे में। हमने आज बात की है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की है, कौन कौन से इलास्टिक डिमांड के फॉर्मूले रहेंगे, फिर प्राइस इलास्टिक डिमांड के कौन कौन से फॉर्मूले रहेंगे। मैंने भी केवल पहला डिस्कस किया है परसेंटेज मेथड। उम्मीद करता हूं टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। यदि कोई आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। पढ़ते रहें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।